हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे सर कि अनशॉर्ट पेपर स्टार्ट कीजिए, तो हम लोगों ने आज से आपका अनशॉर्ट पेपर स्टार्ट कर दिया है बच्चों। ठीक है, हम लोग अनशॉर्ट पेपर की डेली आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे। बाई चांस हो सकता है एक वीडियो प्राप्त हो, वरना डेली 2 वीडियो प्राप्त हुआ करेंगी बच्चों आपको। ठीक है, हम एक वीडियो मॉर्निंग में दिया करेंगे और एक वीडियो इवनिंग में दिया करेंगे। उसका टाइम हम आपको भी बता देंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा रहता है, टाइम की दिक्कत रहती है, तो इसलिए मैनेज नहीं हो पाता है, बट टाइम हम जो है बता देंगे आपको। लेकिन ये क्लियर है कि एक वीडियो आपको मॉर्निंग में प्राप्त होने वाली है और एक इवनिंग में प्राप्त होने वाली है। ठीक है बच्चों, 2 वीडियो आपको लगभग डेली प्राप्त आपको हुआ करेंगी बच्चों। हम जो अनशॉर्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो 2019 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, 2019 और 20। अब बच्चों, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, मैं आज उनके लिए सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं बच्चों। देखिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या सिलेबस पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आज एक बात बता रहा हूं आपको, ये चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा। जो मैं आपको अनशॉर्ट पेपर करा रहा हूं बच्चों, इसका ये मान लीजिए कि बिल्कुल शुरू से सब कुछ चल रहा है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप फ्रेशर हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अनशॉर्ट पेपर जब मैं कराऊं तो आपको एक एक सवाल में सॉल्व कराऊंगा बच्चों। बस यार, इन सवालों को आप पक्का कर लीजिएगा, रियली बता रहा हूं यार। बस इन सवालों को आप कर लीजिएगा और फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने दे रखी है प्लेलिस्ट में, उसे कर लीजिए। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बच्चों, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, सिर्फ पेपर जो बनता है वो ओनली और ओनली अनशॉर्ट पेपर से बनता है। ठीक है बच्चों, आप किसी भी पुराने साल के पेपर को उठाइए, भाई आपके बड़े भाई बहन या जिनने भी दिया हो 1-2 साल पहले, उसको उठाइए और अनशॉर्ट पेपर से मैच कीजिए, बिल्कुल वही डिक्टो पेपर आता है बच्चों। ठीक है, देखिए, सिलेबस पढ़ाना इसलिए हम लोग सिलेबस को पढ़ाते हैं, क्योंकि जब सिलेबस में हम जो चीज़ों को डीपली पढ़ते हैं, हर चीज़ को गहराई से पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं सब चीज़ की, फिर अनसॉल्व पेपर पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हम सिलेबस को पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग बस एक काम कीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता मैथ के अंदर। रियली बता रहा हूँ, फॉर्मूले याद नहीं है, भले आप कितनी भी होशियार हो, फॉर्मूले याद नहीं है, बेकार मैथ। सब कुछ रीढ़ की हड्डी है बच्चों फॉर्मूले मैथ की। ठीक है, तो आप फॉर्मूलों को याद कीजिए डेली। अब आपको एक काम करना है मैथ में, डेली फॉर्मूले याद करने हैं, डेली 1 घंटे करने हैं, कभी भी कर लो, आपको करने ही करने हैं बच्चों। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। एक बार को सवाल सॉल्व मत करना, लेकिन यार प्लीज़ फॉर्मूले जरूर याद करना। डेली 1 घंटे तुम्हें फॉर्मूले याद करने ही करने हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा, अनसॉल्व पेपर की वीडियो आपको डेली देखनी है। जब मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो आपको सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को और लगा लीजिएगा जरूर। ठीक है, ये 3 चीजें कर लो यार, सब कुछ क्लियर। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए सबसे मेन चीज स्टार्ट हो रही है, सबसे बढ़िया मैंने बता दिया है कॉन्सेप्ट। सिर्फ आप फॉर्मूले याद करो, अनसॉल्व पेपर मैं करा रहा हूँ, इसे सॉल्व करो। ये अब आपको एक एक सवाल आना चाहिए। आपको कुछ नहीं आता, आपको कोई चैप्टर नहीं आता, मत आने दो यार। लेकिन अब जो मैं सवाल कर रहा हूँ, बस ये आपको क्वेश्चंस किसी भी कीमत पे आनी चाहिए, किसी भी कीमत पर तुम्हें ये क्वेश्चन आने चाहिए। बस आप अनसॉल्व पेपर कर लो। और एक काम और कर लीजिएगा, एक कॉपी ले आइएगा, 50-60 रुपए की आएगी यार। ये अनसॉल्व पेपर जैसे जैसे मैं सॉल्व कराऊँ ना, इसकी आप एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा। उसमें आप जो है क्वेश्चंस को नोट किया करो जो मैं कराता हूँ। ठीक है बच्चों, और सॉल्व किया करो, क्योंकि उसमें अगर आप सेपरेट एक प्रैक्टिस सेट की सेपरेट कॉपी बना लेंगे तो कोई भी समस्या आप उसमें देख लेंगे। अलग से बना लीजिए, और इस काम को जब तक करिए जब तक आपका पेपर ना हो। अगर कल आपका पेपर है ना तो आज तक करिए, और सुबह फॉर्मूले याद करके जाइए। रियली बता रहा हूँ, अगर आपने अनसॉल्व पेपर कर लिया ना तो बस आपका पेपर हो गया। जिन लोगों ने सिलेबस पढ़ रखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रखी है और अब वो मुझसे अनसॉल्व पेपर कर लेंगे, तो मैं बता रहा हूं आप दीवाने हो जाएंगे मेरे पेपर दे के आने के बाद। आप खुद बताएंगे कि सर वाकई में सब कुछ वही आया जो आपने कहा था। यार आता ही वही है, हम लोग इतने सालों से करा रहे हैं। देखिए, हम लोग कभी भी सिलेबस को रिवाइज नहीं कराते हैं, मैंने तो आज तक नहीं कराया कभी भी। मैं सिर्फ एक बार बुक पढ़ाता हूँ, फॉर्मूले की कॉपी बनवाता हूँ बच्चों से, फॉर्मूले याद कराता हूँ, पूरा सिलेबस खत्म, 8 दिन बस फॉर्मूले याद कराता हूँ बच्चों से। फॉर्मूले सुनता हूँ, बजाता भी हूँ। भाई साहब नहीं याद करते तो ऑफलाइन बेस की कहानी सुना रहा हूँ, फॉर्मूले याद कराता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले याद क्लियर, अनसॉल्व पेपर स्टार्ट। अनसॉल्व पेपर खत्म होते ही टेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, पूरे अनसॉल्व का वही पेपर आना है एग्जाम में, उसी का टेस्ट। ये मान लीजिए पेपर आउट हो गया, वो आपको मिल गया, अब आपको उसी में से टेस्ट देना है। यार आप उसमें से भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं ला रहे हो तो गलत बात है। ठीक है बच्चों, तो रियली बता रहा हूँ,
आप लोग जरूर इन सेट को कर लीजिएगा भाई। एक एक क्वेश्चन तो मैं आना चाहिए। कुछ चैप्टर पढ़ा है, कोई एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है, उसको सबको गोली मार दो, सिर्फ फोकस कर लो अब अनसोल्ड पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पर। ठीक है बच्चों, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ो। बस रियली बता रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे ही पता है इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मेरी इन फीलिंग्स को समझिए, जो मैं बता रहा हूँ उस बात को मानिए। निश्चित ही आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जिन लोगों ने सिलेबस कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रखी है, रियली बता रहा हूं 90 से ऊपर ही मार्क्स आने वाले हैं। बस प्रैक्टिस मत छोड़िएगा मैथ के अंदर। फॉर्मूले जब तक पेपर ना हो डेली याद करिए। प्रैक्टिस सेट पेपर जैसे जैसे मैं करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन तुम्हें किसी भी कीमत पर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे ही आपका एक सेट खत्म हो जाए उसका रिवाइज आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपको जरूर करनी है। ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। 2019 का हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट 1 और वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1 है इसका। ठीक है बच्चों, तो यार प्लीज इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं बच्चों। और बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना यार, हम आपके लिए देखिए इतना कर रहे हैं, आपको सिलेबस कराया यार, सारी चीजें कराई यार। आपके जो छोटे भाई बहन 9 से 10th 11 से 12th में आने वाले हैं, या नहीं रिलेशन में हैं, आस पड़ोस में हैं, या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में क्लास 11th के बच्चे 12th में या 9th के बच्चे 10th, तो प्लीज़ यार उन्हें सपोर्ट करो। उन बच्चों को बताइए यार हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है भाई 1 अप्रैल से। इतना बेहतरीन तैयारी हम यहाँ पर कराने वाले हैं आपको। इस बार तो हमने सिर्फ सिलेबस ही कराया क्योंकि टाइम नहीं था, न्यू स्टार्ट किया था, बट इस बार हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हैं। एकदम बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ हम लोग नई जो 2022 की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बच्चे 11 से 12 9 से 10th में आने वाले हैं उनके लिए मैथ्स की बच्चों। ठीक है, जिसमें हम आपको नोट्स देंगे, पूरा मैथ का सॉल्यूशन देंगे, मेरी खुद की हैंड राइटिंग में, खुद की देख रेख में। जैसे मैं बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वैसा ही सॉल्यूशन आपको कॉपी में मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आपको पूरा नोट्स मिलेगा, मैथ का पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए आपको लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मैथ का जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बच्चों। इसके लिए आपको हमारा एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उस ग्रुप में ज्वाइन होने की बस न्यूनतम फीस बच्चों हमने रखी है क्लास 12th के लिए, पूरे साल की फीस सिर्फ 400 रुपये। 400 रुपये आप जमा करने हैं, आपको फोन पे गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं, और आपको हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, और आप 1 साल के लिए बिल्कुल हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। सारी चीजें आपको ग्रुप में हम प्रोवाइड करने वाले हैं, बेहतरीन तैयारी होने वाली है। क्लासेज आपको पूरी वीडियो लेक्चर्स डेली रेगुलर मिलेंगे, फ्री प्रोवाइड होंगे बच्चों, सारी चीजें हम आपको कराने वाले हैं। और क्लास 10th के लिए 300 रुपये फीस, मिनिमम फीस। ये फीस बच्चों बिल्कुल मिनिमम फीस है। ठीक है बच्चों, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो 1 महीने की फीस होगी या उससे कम भी है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आप ऑफलाइन पढ़ते भी होंगे ना, और यहाँ से पढ़कर बच्चों आप लोग ऑफलाइन बैचेस को बंद कर दोगे जाना, क्योंकि जाने आने का टाइम वेस्टिंग, घर पे बैठ के पढ़ोगे बेहतरीन तैयारी के साथ बच्चों। ठीक है, एकदम मस्त मैं तैयारी कराने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट कीजिए यार, बताइए आप उन्हें जाकर। ठीक है, वीडियोस दिखाइए हमारी, हम ऐसा पढ़ाते हैं यार। आपके मैं बता रहा हूँ आप लोग जहाँ भी पढ़ते होंगे उससे बेस्ट रिजल्ट दूंगा यहाँ पर मैं आपको। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा उनको। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों 8923824554, 8279441378। इस पर आप हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, और 1 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है 10% डिस्काउंट का। तो 400 रुपये जो फीस है, अगर आप 1 अप्रैल तक पे कर देंगे तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 400 रुपये नहीं, 360 रुपये जमा करनी पड़ेगी पूरे साल। नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है बच्चों, और क्लास 10th के लिए 270 रुपये जमा करने पड़ेंगे, लेकिन 1 अप्रैल तक। उसके बाद आपको 400 या 400 से अधिक रुपये या 300 या 300 से अधिक रुपये पे करने पड़ सकते हैं 12th और 10th वालों के लिए। ठीक है बच्चों, तो यार ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए यार प्लीज़। ओके, चलिए तो हम बच्चों अब आपका अनसोल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। रियली बता रहा हूँ बच्चों, इस चीज़ को आप जरूर फोकस कर लीजिएगा कि ये जो अनसोल्ड पेपर मैं करा रहा हूँ आप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बात को मानिए मेरी को, आप लोग करिए। जैसे ही आप अनसोल्ड पेपर करेंगे ना तो आपकी बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाने वाली है मैथ की। अभी मैं पहला सेट करा रहा हूँ, पहले सेट में हो सकता है आपको समस्याएं आए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे हो सकता है पहला क्वेश्चन पहली चैप्टर का हो या पहला क्वेश्चन सबसे लास्ट चैप्टर का हो, तो किसी भी चैप्टर से इसमें क्वेश्चन आ सकता है।
दोनों बुक जो है हमारी एनसीईआरटी की या कोई भी हर्षरूप शर्मा, कहीं से भी क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ, बेहतरीन तरीके। वीडियो पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर किया करो। बच्चे शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, लाइक नहीं करते हैं यार, क्यों? बुरा लगता है, डिसलाइक किया करो यार, करो ना, कुछ तो करो, ठीक है। तो यार किया करो, ठीक है। चलिए, तो सभी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, तो आ जाते हैं बच्चों। सेट पहला है 2019 का सेट है बच्चों, ठीक है। इसको हम बच्चों सॉल्व कराने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बस आपको करना क्या है, बस ध्यान से डेली पढ़ना है। डेली 2 वीडियो मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, एक सुबह में एक शाम में, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहला प्रश्न उठा लेते हैं और देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने कोड भी डाल दिया है वैसे 324 EI। अगर आप हमारे पास जो अनसॉर्ट पेपर है वो यूपी में हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो ये HM का है, HM का अनसॉर्ट पेपर है, ठीक है। कुछ इसका मैं पेज आपको दिखाने की कोशिश करूँ, कुछ ऐसा टाइप का है, देखिएगा बच्चों। ये इसका फर्स्ट पेज का प्रिंट है कुछ ऐसे करके, ठीक है बच्चों। ये प्रिंट है आपका, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये है बच्चों इसका प्रिंट, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग जो है सॉल्व कराने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। और देखिए 2019 का जो सेट नंबर 1 है, मैं उसकी भी फोटो आपको दिखा देता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा, मार्केट में जाइएगा और अगर आपको इस राइटर का भी नहीं मिल रहा है तो किसी और का ले लीजिएगा। बस ये देख लीजिएगा सेट का कोड वही है और क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं या नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, ये हैं क्वेश्चंस। आई होप आप देख पा रहे होंगे और आपको साफ दिख भी रहे होंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे इनका तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप मार्केट में जाइएगा और देखिएगा क्वेश्चन पेपर सेम मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये है बच्चों। आगे ठीक है, अगर नहीं भी मैच होते, आप देखो ये फोटो आपको साफ दिख रहा होगा आई होप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा तो रहा हूँ, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पर इस सेट का एंड हो जाएगा, सेट 2 स्टार्ट हो जाएगा फिर आपका, ठीक है बच्चों। ये पूरा सेट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो है दिखा दिया है। आप चाहें तो क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, तो आते हैं और पहले क्वेश्चन को उठाते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चंस में 15 मिनट तो आपको देखिए पेपर में पढ़ने को मिलती हैं, तो वो चीज़ें आप वहाँ पढ़ो, यहीं पढ़ लेना, वहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करो, ठीक है। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले पहला प्रश्न है और एक नंबर के क्वेश्चन है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से आ गया बच्चों, आ जाइए। मान लीजिए आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैं रियली बता रहा हूँ, ये पेपर है, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ये मान लीजिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और जैसे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करके आना है, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है बच्चों, पहले का, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें हमें एक समुच्चय दे रखा है बच्चों। समुच्चय क्या है, देखिए 1, 2, 3। ये समुच्चय में बच्चों अवयव दे रखे हैं 1, 2, 3 और रिलेशन क्या दे, वो एक वो दे रखा है हमें, आर दे रखा है बच्चों। आर के क्रमिक गुण क्या दे रखा है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और उसके बाद है 1, 2, ठीक है बच्चों। ये हमें ये आर जो है क्रमिक गुण दे रखा है और इसमें और भी है बच्चों 2, 3 एक और एलिमेंट है 2, 3, ठीक है बच्चों। ये सेट है। द्वारा प्रदत्त फलन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सम्मित है, सतुल्य है, संक्रामक है या तुच्छ है। तो देखिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहला सम्मित है, सम्मित है एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में हमें दे रखा है स्वतुल्य है, ठीक है बच्चों। तीसरा ऑप्शन में हमें दे रखा है संक्रामक है, संक्रामक है और चौथा ऑप्शन जो है वो तुच्छ है। ये 4 ऑप्शन बच्चों हमें दे रखे हैं, इसको हमें एक को टिक करना है, सिर्फ क्या करना है, टिक।
तो हमें कहीं फोकस नहीं करना है। हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया है, बाकायदा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सारे रूल्स और रेगुलेशन हमने आपको कराए हैं। ठीक है बच्चों, हमें इसको क्या करना है, इसको स्वतुल्य भी चेक करना है, समित भी चेक करना है, संक्रामक, तीनों चेक करने हैं। तीनों में से जो होगा वो यहाँ देख लेंगे, कौन से ऑप्शन में टिक कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए करते हैं। देखिए बच्चों, हमें ये सेट दे रखा है, मान लीजिए ये जो सेट है ये ए बराबर है। ठीक है बच्चों, क्या है ये? ए बराबर, हम इसको मान लेते हैं भाई ए बराबर जो हमें समुच्चय दे रखा है क्या है, 1, 2, 3। अगर आपको सॉल्व करने को आए तो मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, आपको ऐसे सॉल्व करके आना है। ठीक है बच्चों, चलिए, और टिक करने को आए तो आप टिक अपने हिसाब से कर ही दीजिएगा। तो ये सेट दे रखा है और ये आर हमें एक रिलेशन दे रखा है। अब बच्चे स्वतुल्य के लिए अगर हम बात करें, नंबर एक स्वतुल्य के लिए हम स्वतुल्य चेक कर रहे हैं, क्या स्वतुल्य है या नहीं है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या थी बच्चों, स्वतुल्य के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी बच्चों, कोई एक एलिमेंट आप सेट में से लीजिए, जो आपको सेट दिया है उसमें से, और उस सेट का उस एलिमेंट का जो आपने सेट में से लिया है, उस एलिमेंट का यानी उस अवयव का उसी के साथ अगर आर रिलेशन है तो वो स्वतुल्य है, अदरवाइज नहीं है। और सेट में जितने भी अवयव दे रखे हैं सभी का खुद के साथ आर रिलेशन जरूर होना चाहिए। अगर किसी एक का भी नहीं है, बाकी सबका है, गलती से किसी एक का भी नहीं है, तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा। सभी का होना चाहिए खुद के साथ आर रिलेशन। जैसे मान लीजिए कैसे चेक करते हैं हम आर रिलेशन, जैसे सेट में गए हम, सेट में 1, 2 और 3 अवयव आ रहे हैं। ठीक है, तो सेट में से आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। मान लो मैंने एक चुन लिया कि 1 ले लिया, तो 1 सेट ए में है, यस 1 जो है सेट ए में है, तो 1, आर में होना चाहिए। अगर 1 सेट ए में है तो 1, 1 कहाँ होना चाहिए, जो आपको रिलेशन दिया है उसमें होना चाहिए। अगर 1 ए में है और 1, 1 आर में है तो ठीक है। फिर ऐसे 2 को चेक करेंगे, 2 अगर ए में है, 2 ए में है, तो 2, 2 आर में होना चाहिए। क्या 2, 2 आर में है, चेक करेंगे, अगर होगा तो ठीक है, फिर अगले पे बढ़ जाएंगे। अगला एलिमेंट क्या है, 3 ए में है, तो 3, 3 आर में होना चाहिए, है क्या, चेक कर लेंगे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट इस सेट ए के अंदर होंगे ऐसे ही हम उन सभी एलिमेंटों को वैसे ही चेक करेंगे जैसे मैंने आपको बोल के बताया है। लिखना नहीं है, लिखना तो सिर्फ एक एलिमेंट को है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने 1 देखा, 1 सेट ए में है, यस 1 जो है ए से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग मतलब संबंधित है। जो 1 है वो ए से संबंधित है, जो कि ए के अंदर 1 आ रहा है। 2 भी ए से संबंधित है, जो कि 2 ए के ही तो अंदर आ रहा है। 3 भी ए से संबंधित है, जो कि 3 ए के अंदर आ रहा है। तो ये तीनों एलिमेंट ए में हैं। तो अगर 1 ए में है तो 1, 1 आर में है क्या, चेक करो जरा, तो 1, 1 आर में है, यानी मामला ठीक है। फिर ऐसे 2 चेक करो, 2 ए में है, तो 2, 2 आर में होना चाहिए, तो 2, 2 आर में है तो भाई। 3 ए में है, तो 3, 3 आर में होना चाहिए, तो 3, 3 आर में है। इट मीन्स सेट ए में जितने भी अवयव हैं उन सबका खुद के साथ आर रिलेशन है, तो ये स्वतुल्य है। यही कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अब आपको उसको लिखेंगे कैसे, उसको समझिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे कोई एक एलिमेंट उठा लो, सिर्फ कोई भी एक को उठा लो, 2 को जो तुम्हारा मन कर रहा है वो। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए, यानी जो 1 है वो ए से संबंधित है, जो कि 1 सेट ए का अवयव है। तो इम्प्लाइज दैट 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 1, 1 बिलोंग्स टू आर। भाई 1 ए से संबंधित है, इम्प्लाइज दैट कि 1, 1 आर से संबंधित है, तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। बस हो गया। ठीक है, या इसको आप ऐसे ले सकते हो, अतः आर एक जो रिलेशन है वो एक क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बच्चों, स्वतुल्य संबंध है। या इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक तो ये था कि हमने जो एलिमेंट लिया वो ए में से लेकर लिख दिया, या आप इस भाषा में लिख दीजिए और फॉर ऑल का निशान लगा दीजिए सभी के लिए। मतलब अगर एक के लिए ये वाली बात फॉलो हो रही है तो सभी के लिए हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिए थे सभी के लिए फॉलो हो रही है, इसलिए हमने फॉर ऑल का निशान लगा दिया। फॉर ऑल मतलब ये नियम सभी के लिए एप्लीकेबल है, जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं सभी पर ये नियम लागू हो रहा है, वो हमने पहले चेक करके देख लिया था, इसलिए हमने फॉर ऑल लगाया है। और किसी एक पर भी नहीं होता तो फिर नहीं होता ये। ठीक है, या फिर आप इसको एक तरीके से और ले सकते हैं दूसरी भाषा में। यहां पर हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, कोई एक एलिमेंट है वो सेट ए में है, इंप्लाइज दैट
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और ए का ए के साथ आर रिलेशन है, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। आप इस लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप लिख के आइएगा, या तो एलिमेंट ए में से ले लीजिएगा या अपनी तरफ से कोई एक मान लीजिएगा, ठीक है। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये लैंग्वेज है लिखने की, ठीक है बच्चों, मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो ये एक स्वतुल्य संबंध है, क्लियर। अब हमसे पूछा था स्वतुल्य है, ठीक है भाई, स्वतुल्य का ऑप्शन है, सेकंड वाला आ रहा है, लेकिन हो सकता है सममित भी हो। सममित को चेक करते हैं, मैं तीनों चेक करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए एक मैं बता रहा हूँ, एक नंबर का क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर आपने 10 मिनट लगा दी इसे सॉल्व करने में, तो भाई मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप पेपर में किसको बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, सीधे लिखेंगे ना। मैं आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। आप टाइम को लेके कभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा बच्चों, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को समझाने में टाइम ले रहा हूँ तो उसको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। मैं आपको जितना अच्छा समझा दूंगा आप उतने ही अच्छे और जल्दी तरीके से आप एग्जाम में लिखाएंगे। जल्दी जल्दी समझा दिया, समझ में नहीं आएगा, बेकार है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। एक क्लियर। दूसरे में बात करेंगे, दूसरा देखिए बच्चों, दूसरे में क्या है, अब हम बात करेंगे सममित संबंध की। सममित के लिए तो भाई सममित की कंडीशन क्या होती है, सममित की कंडीशन क्या होती है, देखिए बच्चों, अब आप पेपर दे रहे हो और आपका यहीं पे आंसर आ गया, ठीक है, तो आप टिक करो, आगे बढ़ो, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है आपका। लेकिन मैं आपको तीनों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जरूर नहीं है सवाल ऐसा ही आए। सममित भी तो हो सकता है, संक्रामक भी तो हो सकता है सममित ना ये वाला नहीं आता तो ये आता, तो मान लो ये नहीं होता स्वतुल्य सममित और सममित होता तो फिर ये चेक करना तो पड़ता है ना। तो कैसे चेक करेंगे, वो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको, मैं हर चीज़ की आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ठीक है बच्चों। अगर ये सममित चेक करना है तो कैसे करते हैं, सममित की कंडीशन बच्चों ये होती थी कि कोई एक आर में से उठा लो, कोई भी एक क्रमते को आर में से उठा लो, आर में से उठाना है अब हमें। स्वतुल्य में तो हम ए में से उठाते थे और चेक करते थे आर में, अब आर में से ही उठाएंगे और आर में चेक करेंगे। ये किस में करते हैं, ये सममित में करते हैं, ये वाला काम आर में से उठा के आर में ही रखते हैं, देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो आर में से कोई एक उठा लो, कोई एक उठा लो। अगर कोई एक मान लो मैंने उठा लिया 1,2, 1,2 आर में है क्या, है, मैंने 1,2 उठाया, मेरा मन कर रहा था, 1,2 आर में है, तो फिर इसका उल्टा 2,1 भी आर में होना चाहिए। क्या चेक करो, 2,1 आर में है, अगर है तो ये सममित है और नहीं है तो ये सममित नहीं है। मतलब कि सममित की कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी आर के अंदर होना चाहिए, तो बी कॉमा ए भी आर के अंदर हो। ए कॉमा बी अगर आर के अंदर है तो बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर बी कॉमा ए भी आर के अंदर है तो सममित होता है। लेकिन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सभी को चेक करेंगे। 1,2 आर में है, यस, लेकिन 2,1 आर में है क्या, चेक करो, 2,1 लिख रहा है कहीं, नहीं है। 2,3 आर में है, 3,2 आर में, 2,3 तो आर में है, इसका उल्टा 3,2 भी आर में है क्या, 3,2 नहीं है। 2,2 देखिए, अब जैसे मान लो इसके अंदर 50 एलिमेंट लिखे हैं या जितने भी लिखे हैं, मान लीजिए 50 लिखे हैं तो 49 पे तो सही बात बैठ रही है। जैसे कि मान लीजिए 1,2 है तो 2,1 भी हो, मान लो इसमें ऐसे 49 ठीक हो, और गलती से एक भी ऐसा निकल आए, गलती से एक भी ऐसा निकल आए कि वो इस नियम का पालन नहीं कर रहा हो, कि वो उसमें इसमें तो हो लेकिन उसका रिवर्स इसमें ना हो, ठीक है बच्चों, तो फिर एक भी नहीं होगा ना, तो फिर वह सममित नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो क्या ही नहीं है, देखो 1,2 लिया, आर में है, लेकिन 2,1 आर में नहीं है, तो बस यही खत्म। एक भी अगर ऐसा मिल गया जो इस नियम का पालन नहीं करेगा तो सममित नहीं होगा, एक भी अगर ऐसा मिल गया। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पर, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल 1,2 आर में से ले लो, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 आर में है, इंप्लाइज दैट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,1 आर में नहीं है, अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है, ठीक है बच्चों, क्लियर ना। तीसरा देखिए संक्रामक, या फिर आप इसको एक भाषा में और देखिए, पहला सवाल है, मैं सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं, आगे जब आएंगे तो मैं सारी चीजें इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, ना इतना लिखूंगा, ठीक है बच्चों। और जो चेक करना होगा वही चेक करेंगे, बाकी के दो हम नहीं चेक करेंगे। बट पहला सवाल है, चीज़ें थोड़ा समझ के चलनी है, स्टार्टिंग से रेगुलर बने रहिएगा, रियली बता रहा हूँ, 90+ ही नंबर लगा के रहूँगा आपको, ठीक है। संक्रामक की बात करें तो संक्रामक की कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, तो संक्रामक की कंडीशन ये होती थी कि ए कॉमा बी आर में होना चाहिए, बी कॉमा सी आर में होना चाहिए, तो फिर ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए।
यानी ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो फिर ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। अगर है तो वह संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं जरा। देखो मान लीजिए 1,2 ले लिया, तो 1,2 आर में है, यानी ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ए कॉमा बी यानी 1,2 आर में है। फिर 2 किसी और 2,3 आर में है, 2,3 आर में है। भाई ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में, ये चीज सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। ए कॉमा बी, फिर यहाँ बी कॉमा सी, इट मीन्स दैट कि ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो 1,2 आर में है और 2,3 आर में है, तो फिर ए कॉमा सी यानी 1,3 भी आर में होना चाहिए, लेकिन 1,3 आर में नहीं है। ध्यान से समझो कंडीशन संक्रामक की क्या होती थी। 1,2 आर में है, 2,3 आर में है, इट मीन्स कि ए बी ए और बी ए सी ए, तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो फिर ए कॉमा सी यानी 1,3 भी आर में होना चाहिए, लेकिन 1,3 आर में नहीं है, इट मीन्स ये संक्रामक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल, यहाँ लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 आर में है, 2,3 बिलोंग्स टू आर, 2,3 आर में है। ध्यान रखें ये चीज और ये चीज सेम हो, implies that 1,3 does not belongs to R, 1,3 R में नहीं है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर, ऐसे आपको लिखना है। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, या इसे आप ऐसे भी लिख के आ सकते थे, कैसे, या फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः ये संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको तीनों शर्तें यहाँ पे करके दिखाई, आपको पेपर में नहीं करनी है, मैंने सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखाया। ऐसे आप अगर सॉल्व करने को पेपर में आ जाए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए आंसर तो हमें पहली पॉइंट पे मिल गया था, सतुल्य है, तो हमने ये फालतू में चेक किया, हमें चेक नहीं करने थे, लेकिन मैंने आपको पहला सवाल था तीनों कंडीशन आपको बता दी। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सतुल्य समित संक्रामक से ही मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमारा आंसर यही मिल गया था हमें, सतुल्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे आप उत्तर, उत्तर पहले का उत्तर पहले का क्या, सेकंड, स्वतुल्य है, और इस पे आप टिक कराएंगे। ऐसा करके आप लिखेंगे। आपका जो भी ये चीज़ आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है, ये सॉल्व करने को आए 1 नंबर या 2 नंबर में तो ठीक है, और ऑप्शन आ रहा है तो सिर्फ आप ये चेक कर लेंगे कहीं रफ वर्क पे जाके कि हमारा कौन सा ठीक है। जो ठीक हो वो लिख के इतना ये चीज़ कुछ मत नोट करिएगा आप, सिर्फ आपको उत्तर लिखना है। उत्तर पहले के का आप ये सारी चीज़ें रफ पे कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, लिखना है, फिर आपका आंसर मिल जाए तो उत्तर पहले का सेकंड स्वतुल्य है, सही, पक्का। ऑप्शन ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, अब ये पहला क्वेश्चन था, मैंने लिख के दिखा दिया, बाकी क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे, मैं अब आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, चलो आई होप कि ये कंडीशन स्वतुल्य समित और संक्रामक पहले चैप्टर से आप 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन ज़्यादातर 95% वहीं से पूछा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, वहीं से पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा, वरना क्वेश्चन बहुत कम मिलने वाले हैं। पहली और दूसरी एक्सरसाइज ही मिलेंगे हमें, जो क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन था थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को उठा लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कंप्लीट, दूसरा क्या कह रहा है देखिए। ये आया है बच्चों आपका समाकलन से, समाकलन से नहीं बच्चों, ये भी इसी से है, पहले चैप्टर से ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है आइए देख लेते हैं। पहले का खा प्रश्न है। देखिए बच्चों इसमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करवाया बच्चों, सिद्ध करो, सिद्ध करो क्या, f(x) बराबर 2x। ये हमें फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 2x, और परिभाषित फलन, फलन क्या दे रखा है, परिभाषित फलन f such that n to n है, n to n एक एकी है किंतु आच्छादी नहीं है, एक एकी है, एक एकी है किंतु आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है, एक एकी है, आच्छादी नहीं है, ये हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए
ये दूसरी एक्सरसाइज का सवाल है, तो आपको क्वेश्चन सिर्फ पहली और दूसरी एक्सरसाइज से मिलेंगे, चतुर्थ सममित संक्रामक से संबंधित या एक आच्छादी से संबंधित, बस। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करते हैं एक और आच्छादी के लिए। हमें फंक्शन दे रखा है f(x) = 2x। सबसे पहले एक के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे एक के लिए, एक के लिए। ठीक है बच्चों, एक के लिए हमसे क्या पूछा है इसमें से कोई एक हमें जो है बताना है, ये सिद्ध करना है हमें, ये एक है किंतु आच्छादी नहीं है, यह सिद्ध ही करना है बच्चों। ऑप्शन नहीं दिया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। एक के लिए, तो एक के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ लिखते हैं माना x1 व x2, ये लाइन आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार हैं कि f(x1) = f(x2)। जब भी कभी आपको फंक्शन एक बहुपद दिया हो, एक पॉलिनोमियल दिया हो, तो आप ये लाइन लिखेंगे फिर। ठीक है, माना x1 व x2 इस प्रकार है कि f(x1) = f(x2)। अब देखिए f(x) बराबर है 2x के और यहाँ f(x1) बराबर है f(x2) के, तो f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ पर x है क्या लगा दो, एक बार तो लगा दो x1, यानी f(x1) बराबर f(x2) के है, तो 2x1 बराबर हो जाएगा 2x2 के। भाई fx की वैल्यू क्या, 2x लगा दी हमने, और यहाँ x1 आ रहा है तो x1 लगा दिया, यहाँ x2 आ रहा है तो x2 लगा दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ 2 से 2 तो गया कट, तो क्या आ गया, x1 बराबर x2 आ गया। और अगर x1 बराबर x2 आ जाता है, मैंने आपको कंडीशन कराई थी जब चैप्टर पढ़ाया था, तो फलन एक ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः fx एक है, तो हमें एक है ही प्रूफ करना था। ठीक है, एक है तो एक तो है। अब आच्छादी नहीं है, आच्छादी की कंडीशन क्या होती है, आइए उसे ले लेते हैं। तो आच्छादी के लिए क्या करते हैं बच्चों, आच्छादी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो fx है इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो माना fx बराबर y, तो यहाँ y लगा दो, तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ से x का मान निकालो y की फॉर्म में, तो इस 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी y/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए फंक्शन क्या है, n से n है। अगर आप इधर नेचुरल नंबर रखोगे तो आपको इधर भी नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, या फिर आप इधर नेचुरल नंबर रखोगे तो आपको इधर भी नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, प्राकृतिक संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रांत होता है, ये परसर होता है, ये चीज़ें आपको सब क्लियर होंगी, चैप्टर में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक एरो डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एरो डायग्राम। ठीक है बच्चों, ये a है और ये मान लीजिए b है, और इससे इस पर क्या है, f कोई फंक्शन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो x का काम करेगा वो a वाला करेगा, जो y का काम करेगा वो b वाला करेगा। अब देखिए बच्चों, आपको y की जगह कोई नेचुरल नंबर रखना है, y की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखिए। y की जगह नेचुरल नंबर रखने पर अगर हमें x का मान भी नेचुरल नंबर मिलेगा तो ये आच्छादी होगा। अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया हमें कि हमने y का मान तो नेचुरल नंबर रखा लेकिन x का मान हमें नेचुरल नहीं मिला, तो फिर वो आच्छादी नहीं होगा। अगर एक भी ऐसा मिल गया तो बेशक सब मिल रहे हैं, सब ठीक है, y का मान हम नेचुरल रख रहे हैं कोई भी, और x का मान हमें नेचुरली मिल रहा है, लेकिन गलती से एक भी ऐसा मिल गया कि y का मान तो नेचुरल हमने रखा लेकिन x का मान हमें नेचुरल नहीं मिला y का मान रखने पे, तो फिर वहीं पर वो हो जाएगा कि आच्छादी नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर मैं y की जगह यहाँ पे 2 लगाऊं, सपोज y की जगह मैंने रखा 2 और 2 नेचुरल नंबर है, यस है, प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ 2 लगाऊंगा तो देखो 2/2 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो क्या मिला, 1 मिला। तो हमने 2 रखा, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, और जो सॉल्व होके x का मान मिला 1 मिला, वो भी एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 मैपिंग करेगा 2 के साथ। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 4 रखूं तो 4 एक नेचुरल नंबर है 4 में यहाँ पे रखूंगा और बटे में 2 है, 2 दूनी 4, तो 2 मिलेगा, तो x का मान क्या मिला, 2 मिला, ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो 4 रखने पर 2 मिला, तो 2 4 से मैपिंग करेगा। लेकिन ये तो मैं ऐसे जानबूझ के नंबर रख रहा था कि नेचुरल नंबर मिले, नेचुरल कुछ भी आप रख सकते हैं y की जगह। अगर मैंने गलती से यहाँ y की जगह मान लीजिए 3 लगा दिया तो और नीचे क्या है 2, तो क्या आंसर आएगा 1.5, जबकि ये नेचुरल नहीं है,
ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक भी अगर आपने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि आप y का मान तो नेचुरल रखना है लेकिन x का मान नेचुरल नहीं मिल रहा, एक भी अगर ऐसा मिल गया तो फिर वो आच्छादी नहीं होगा। तो एक क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ, 5 रखो पॉइंटों में आ जाए ना, नहीं है नेचुरल, क्योंकि पॉइंट नेचुरल थोड़ी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फाइनाइट, ये होते हैं नेचुरल, पॉइंट वाले नहीं होते नेचुरल नंबर, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 3 रख रहे हैं तो 3/2 मिल रहा है, यानी 1.5 नेचुरल नहीं है। 5 रखोगे तो पॉइंट में मिलेगा, 7 रखोगे पॉइंट में मिलेगा। कोई भी विषम संख्या अगर तुम यहाँ पे लगाओगे ना, कोई भी विषम संख्या लगाओगे तो आपको नेचुरल नहीं मिलने वाला। इट मीन्स बहुत सारे हो गए लेकिन हमें तो एक ही काफ़ी है यार, नहीं के लिए एक ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 3 रखूंगा तो 3/2 तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरल रखा तो नेचुरल रख सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, 2 के लिए सेट ए में पूर्व प्रतिबिंब है, प्री इमेज है। भाई 2 के लिए प्री इमेज है सेट ए में, 4 के लिए प्री इमेज है, लेकिन 3 के लिए तो कोई प्री इमेज है ही नहीं। 3 के लिए तो सेट ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, तो 3 तो फिर खाली रह जाएगा, और 3 खाली छूट जाएगा तो फिर ये आच्छादी नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने आपको कंडीशन कराई थी आच्छादी की, मैंने आपको बताया था अगर सेट बी का कोई एक भी अवयव खाली छूट जाए ना तो फिर वो आच्छादी नहीं होता। और यहाँ तो जितनी भी विषम संख्या तुम रखोगे ना सब नेचुरल तो हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब सेट ए में नहीं मिलेगा, सब खाली छूटेंगे, तो फिर ये तो वैसे भी आच्छादी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसे कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल y इज इक्वल टू 3, y की जगह हमने 3 लगाया, बिलोंग्स टू n जो कि एक नेचुरल नंबर है, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3/2, x की जगह में 3/2 मिला और ये डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर नहीं है। भाई y की जगह हमने 3 लगाया जो कि n से बिलोंग करता है, नेचुरल है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट हमें x की वैल्यू मिली 3/2, ये n से मैपिंग नहीं, ये n से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सब कंडीशन क्या दी थी, n रखने पे n ही मिलना चाहिए। n तो रखा हमने लेकिन n नहीं मिला, नेचुरल नहीं मिला, मतलब ये आच्छादी नहीं है। अतः fx आच्छादी नहीं है, और यही हमें प्रूफ करना था कि एक ही होगा, आच्छादी नहीं, यह सिद्ध हुआ। क्लियर ना चीज़ें, देखिए अभी बहुत स्लो चल रहा है मामला, मैं धीमे धीमे स्पीड बढ़ा दूंगा, फिक्र मत कीजिएगा, बस थोड़ी शुरुआत है। आपके सामने आपने पहला चैप्टर पता नहीं कब पढ़ा होगा और अब आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत थोड़ी सी आ रही होगी, और ये पहले सेट तक आपको आएगी या दूसरे सेट तक आपको दिक्कत आएगी। तीसरे सेट से रियली बता रहा हूँ वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। बशर्ते आप डेली फॉर्मूले याद करें, तो आप डेली 1 घंटे फॉर्मूले याद कीजिए, फिर आपको रियली बता रहा हूँ सेट में कोई समस्या नहीं आएगी। और ये आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये मान लीजिए बच्चों बोर्ड एग्जाम में यही आता है, तो आपको बस अच्छे से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चों, गा, पहले का गा प्रश्न है। इसमें देखिए क्या दे रखा है बच्चों, हमें दिया है समाकलन करना है, इसका सही मान निकालो, यानी इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान। तो बहुत सिंपल सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। cos स्क्वायर x का समाकलन तो हमने कोई पढ़ा नहीं है ना, cos स्क्वायर x का समाकलन तो कोई हमने पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। भाई मैं ऑप्शन वालों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पूरा, ठीक है। हम जानते हैं, अगर सॉल्व करने को आ गया तो आप ऐसे सॉल्व करके आओगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि cos 2x बराबर क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही होता है। अब यहाँ से cos स्क्वायर x का मान निकालो। देखिए इस 1 को आप इधर ले आओ, cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x, 2 को डिवाइड में लाओ तो cos 2x प्लस 1/2 बराबर क्या हो गया, cos स्क्वायर x। तो ये cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई, 2 cos 2x प्लस 1/2। तो बस इस cos स्क्वायर x की जगह ये वैल्यू लगा दो, फिर आपका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लगाइए भाई, तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या है, cos 2x प्लस 1/2 और dx का dx। अब इसका आप समाकलन आराम से कर सकते हैं। इस 1/2 को बाहर ले लो, तो 1/2 को ले लिया बाहर, और ये cos 2x प्लस 1 dx। अब आप यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है बच्चों।
तो देखिए समाकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, cos 2x का समाकलन करिए आप, तो cos 2x का समाकलन होता है sin 2x। क्या होता है? sin 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा sin 2x और समाकलन में x के गुणांक से भाग देते हैं, तो x का गुणांक क्या है? 2 से दे देंगे भाग, और प्लस 1 का समाकलन क्या होता है? x एंड प्लस c। ठीक है, आप 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो sin 2x अपॉन 2 दूनी 4 और प्लस x अपॉन 2, जो कि 1/2 का x में करेंगे x अपॉन 2 एंड प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा अपने जो भी आ रहा हो, तो आपका आंसर आ रहा है x अपॉन 2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस सी। तो x अपॉन 2 प्लस 1/4, तो 1/4 तो यही हो गया ना, sin 2x प्लस सी। आगे पीछे कर दिया तो हमें इसको मतलब थोड़ी है, हमको रट्टा थोड़ी मार के जाने का, यही छाप कहेंगे आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ऑप्शन इसमें बच्चों पहला ही सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे आप आंसर कैसे, ये सॉल्व नहीं करना है, ये तो मैंने आपको करने को है तो ऐसे करके दिखाना है, वरना सीधे आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे ऐसे करके। उत्तर पहले का कौन सा है आपका? गा, है ना, पहले का गा, और ये लिख देंगे आप यहाँ पे, ये वाला आंसर आप यहाँ पे लिख देना और टिक कर देना। ठीक है भाई, चलिए तो गा भी खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, अनसॉल्व्ड पेपर की पहली वीडियो है। ठीक है, अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो बता दीजिएगा, बढ़ा दूंगा, और कंटिन्यू ऐसी रखनी है तो बता दीजिएगा। पूरा मेरा मकसद है यार सर, हर चीज़ को बस डिटेल में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊं। यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है, जिन लोगों ने सिलेबस तमीज से पढ़ाई नहीं है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि वो फिर कुछ उनको समझ में आ जाएगा। बस फॉर्मूले याद कर लो डेली 1 घंटे यार, बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ। बस हमारे पास बहुत टाइम है, टेंशन मत लो, पेपर के लिए बहुत टाइम है। मैथ को लेके टेंशन लेनी है, अदर सब्जेक्ट की लो, मैथ की तो लो मत मेरे की। ठीक है, बेहतरीन करा दूंगा बस। अगला देखो भाई, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं शुरू से तो ठीक है, और अनसॉल्व्ड पेपर पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, घा, पहले का घा प्रश्न है बच्चों। क्या है देखिए क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों, 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण दिए हैं, यानी वेक्टर ए का परिमाण हमें दिया है। परिमाण बोलते हैं बच्चों मापांक को, यानी वेक्टर ए का मापांक हमें दिया है, कितना है? ये हमें दे रखा है 1, और वेक्टर बी का परिमाण हमें दिया है, कितना है? मापांक वेक्टर बी दिया है, यानी कि कितना दे रखा है? 2 है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे रखा है, कितना? 1 है। तो सदिशों के बीच का कोण, सदिशों के बीच का कोण निकालना है। भाई हमें 2 सदिश दे रखे हैं, एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर बी दिया है। वेक्टर ए का मापांक यानी मापांक वेक्टर ए की वैल्यू दी है, वेक्टर बी का मापांक यानी मापांक वेक्टर बी की वैल्यू दी है, और उनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा ए डॉट बी हमें दे रखा है 1। तो इनके बीच का कोण बताओ। तो जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था, जब आपको डायरेक्ट दोनों सदस्यों का मापांक दिया हो और डॉट प्रोडक्ट दिया हो, बीच का कोण निकालना हो, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखिए ये 10वें चैप्टर से सवाल है, पहले दोनों सवाल पहले चैप्टर से थे, और समाकलन का 7वें चैप्टर से था, ये 10वें चैप्टर का सवाल है। ठीक है, सदिश बीजगणित। तो बस आपको करना क्या है, प्लीज़ फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप कहो तो मैं अलग से फॉर्मूलों की एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपके फॉर्मूले होंगे। ठीक है, अगर आप कहें तो। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम बीच का कोण कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं बच्चों। तो हम जानते हैं बच्चों, दो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। ठीक है बच्चों, ये होता है, तो बस लगा दीजिए आप। तो cos थीटा बराबर ए डॉट बी कितना दे रखा है हमें? 1, वेक्टर ए का मापांक कितना है? 1, इंटू वेक्टर बी का मापांक कितना है? 2। तो cos थीटा बराबर ऊपर 1 और नीचे 2 बन जाए 2। अब देखिए यहाँ cos है, तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? तो cos थीटा, cos में जो 1/2 होती है ये होती है बच्चों cos 60 डिग्री की। यहाँ लगा देंगे cos 60 डिग्री, cos से cos हट गया तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री।
या थीटा बराबर π/3 भी आप इसको लिख सकते हैं। आंसर हो गया ना, ऐसे हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। बस आप वीडियो को रेगुलर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सभी लोग यार स्टेटस पे जरूर लगाएंगे वीडियो को, ठीक है, लिंक सहित सभी लोग स्टेटस पे लगाएंगे। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बेचारे परेशान हैं पढ़ाई को लेके, आप उनको ये बात जरूर बताइएगा। देखिए जितनी आप किसी की हेल्प कर देंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है बच्चों। हम जितनी किसी की हेल्प करते हैं हमें उतना ही सुकून मिलता है। कभी ये मत सोचिएगा ये बच्चा आगे निकल जाएगा, आप हेल्प कीजिए उसे बताइए, वो परेशान है पढ़ाई को लेकर, आप उसे बताइए कि हाँ पढ़िए, बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है तुम्हारी वजह से किसी और का भला हो जाए, उसकी दुआ आपके काम आ जाए, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज़ें देखिए। अब अड़ा आ जाते हैं बच्चों, पहले का अड़ा। पहले का अड़ा, इसमें देखिए क्या दे रखा है, हमें एक अवकल समीकरण दिया है, मतलब ये चैप्टर नंबर 9 से सवाल है, जो मैंने अभी नहीं कराया आपको, मैं उसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझा दूंगा सारी चीज़ें। देखिए बच्चों, d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस साइन dy/dx बराबर 0 की घात बतानी है। तो देखिए मैं दो चीज़ सिखाऊंगा आपको, कोटि भी बताऊंगा और घात भी बताऊंगा, दोनों चीज़ बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर वो कोटि पूछता तो कोटि, देखिए कोटि हम कैसे पता करते हैं, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, और एक पूछता बच्चों वो घात, पावर, डिग्री भी बोल सकते हैं उसे। देखिए बच्चों अगर वो ऑर्डर पूछता तो देखिए ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको कोई अवकल समीकरण दिया हो, अवकल समीकरण समझ ना, ये अवकल समीकरण है जिसमें अवकलन आ रहे हैं, ठीक है, उसे हम अवकल समीकरण बोलते हैं। और देखिए इसमें अगर हम पूछे वो घात की कोटि कितनी है, कोटि, तो आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कितनी बार अवकलन हुआ है, सबसे अधिकतम ऑर्डर का सबसे ज्यादा बार कितनी बार समाकलन हुआ है, सबसे ज्यादा बार इसको हम देख के पता लगाओ ना, 2 बार समाकलन हुआ है सबसे ज्यादा बार, कितनी बार, 2 बार। तो इसकी कोटि अगर वो पूछता तो 2 होती, क्योंकि 2 बार हुआ है, लेकिन कोटि नहीं पूछी, घात पूछी है। अच्छा घात हम कैसे बताते हैं, घात के लिए हम पहले ये देखते हैं कि जो हमें अवकल समीकरण दिया है उसमें कोई इनफाइनाइट सीरीज तो हमें नहीं दी है। अगर इनफाइनाइट सीरीज दी है तो हम घात पता नहीं कर सकते, लेकिन आपको शायद पता हो, आपने अगर 11 ढंग से पढ़ रखी हो, तो ये एक अनंत सीरीज होती है। साइन एक्स क्या होता है, एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x - x³ - x4/4 फैक्टोरियल डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये अनंत सीरीज होती है। तो ये कहाँ तक जाएगी, इसकी पावर ये हम कह नहीं सकते, अनंत तक जाएगी। तो इसकी घात क्या होगी, अपरिभाषित होगी बच्चों, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिल जाए जो अनंत सीरीज वाला हो, तो आप उसमें कहेंगे कि घात परिभाषित नहीं है। तो इसमें लिखेंगे आप परिभाषित नहीं है, और ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट है बच्चों, ठीक है। 3rd ऑप्शन में यही दे रखा है कि परिभाषित नहीं है। तो जब भी अभी आपको ये देखा है कि सीरीज अगर अनंत, आपको जो अवकल समीकरण दिया है उसमें कोई भी इनफाइनाइट सीरीज वाला फंक्शन है, तो फिर उसमें घात हम अपरिभाषित होती है, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर डॉट कितनी पावर तक बता नहीं सकते। तो कितनी पावर होगी बड़ी से बड़ी कह नहीं सकते, इसलिए परिभाषित नहीं है, ठीक है बच्चों। क्लियर, ये चीज़ आपको करनी है, और मैं चैप्टर कराऊंगा डिटेल में समझाऊँ, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो ये बच्चों आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त। तो ये बच्चों 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। आज इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग डेली वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आज थोड़ा डिटेल में समझा है, सारी चीज़ें बताई भी, क्या करना है क्या नहीं करना, तो टाइम लगा, क्वेश्चंस कम हुए, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले वीडियोज़ में हम दोबारा ये चीज़ नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी सब कुछ होने वाला। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ यार। स्टेटस पे सभी लोग जरूर लगाएंगे, और जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप लोग सूचना देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय